गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को हम कंटिन्यू यहाँ पे करते हैं और हमारा लेक्चर चल रहा था लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में हमारे सामने एक डाउट है कि फ्रिक्शंस के कंसेप्ट क्लियर किए जाए। तो आइए मैं फ्रिक्शन के क्लियर आपको फ्रिक्शन के कंसेप्ट ऑलमोस्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये ब्लॉक है, सरफेस है। अब इस रफ सरफेस पर कोई बॉडी रखी हुई है, ये आपके पास बॉडी है। आप इसको खींचना शुरू करते हैं। मान लीजिए एक 10 किलोग्राम का बच्चा है, 10 किलोग्राम का ब्लॉक है। ओके, मास इक्वल्स टू 10 किलोग्राम। समझिए बस प्यार से, मास इक्वल्स टू 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक रखा हुआ है और एक बेबी यहाँ पे बच्चा आकर के 2-3 साल का बच्चा चलने लग जाता है। वो इसको खींचना शुरू करता है, इसको पुल करता है। पुल फोर्स क्या है? एफ। अब 10 किलोग्राम का ब्लॉक है और बच्चा खींचता है इसको, करीब 2 साल या 2.5 साल का बच्चा इसको खींचने की कोशिश करता है। तो वो कितना न्यूटन फोर्स लगाएगा? देखिए वो जो है, अगर सब 1 न्यूटन लगाएगा फोर्स तो नहीं खींचेगा वो, क्योंकि 1 न्यूटन बहुत कम फोर्स है। तो क्यों नहीं खींचेगा भाई? कोई चीज कब नहीं खींचती है? अगर ये सरफेस एकदम फ्री होती, अगर एकदम ये फ्रिक्शन लेस होती, तो यकीन मानिए ये बच्चा अगर 0.1 न्यूटन का भी फोर्स लगाता ना, तो ये बॉडी आगे भाग जाती। कैसे से? अगर ये सरफेस एकदम चिकनी यानी कि आइडियल आइडियल स्मूथ सरफेस होती, तो इसमें थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं आप तो ये आगे भाग जाती। बट ये रफ सरफेस है, तो होता क्या है कि रफ सरफेस में जितना आप एक्शन लगाते हो, जितना एक्शन रिएक्शन नहीं बोलेंगे इसको, जितना आप फोर्स लगाते हो ठीक उसी के अपोजिट सरफेस में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट होता है। मतलब 0.1 आपने लगाया तो यहाँ पे 0.1 का फ्रिक्शन हो गया। अब आप अपने यहाँ फोर्स बढ़ा रहे हो 0.2, पर हमारे तो लॉजिक के हिसाब से सर उसको 10 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तभी तो अब बॉडी देखते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 0.2 तो 0.2, समझ गया? ऐसा कुछ नहीं कि जितना मास है उतना लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। 0.12 लगाया 0.2 फ्रिक्शन हो गया। 0.3 लगाया 0.3 पे कितना हो गया फ्रिक्शन? 0.3। तो देखो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है? आप इधर लगाओगे उधर फ्रिक्शन बढ़ेगा भाई, उसे लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो बॉडी चल जाएगी। ऐसे करते 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 बच्चे ने पूरी दम मार ली, ठीक है ना। 2 साल 2.5 साल का बच्चा है, उसने मैक्सिमम कितने न्यूटन फोर्स लगा लिया? मान लो 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन उसने लगाया और ये भी फोर्स बढ़ते हुए कितना आ गया? 3। बॉडी टच से मस ना हुई। उसने अपने बड़े भाई को बुलाया, बड़े भाई ने आ करके फोर्स लगाया। 3 के बाद उसने बड़े भाई ने कितना किया? 3.5 किया, है ना। तो ये भी 3.5 हो गया। फिर इस तरीके से उसने 4 किया तो ये भी 4.4 न्यूटन हो गया बैक साइड। करते 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 मान लो जैसे ही वो 7 न्यूटन पे पहुंचा, 7 न्यूटन पे पहुंचा, जैसे ही 7 न्यूटन पे पहुंचा, एक इंटरलॉकिंग यहाँ पे कमजोर होती है। जो एक लॉक बना रहता है इंटरलॉक, वो थोड़ा सा कमजोर होता है, बॉडी जस्ट चलने की सिचुएशन में आ जाती है। और जैसे ही 7.1 लगाया वो बॉडी चलना शुरू हो गई। तो 7 न्यूटन पर बॉडी जस्ट चलने की सिचुएशन पे थी, इंटरलॉकिंग कमजोर हुई वहां पे, और वो 7 न्यूटन पे मैक्सिमम जो फोर्स था, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। इसके बाद इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाएगा, इसके बाद इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाएगा और बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। समझ में आया ना? तो ये क्या थे? ये सारे के सारे यहाँ तक इसका डेफिनेशन क्या रहेगा सर? बताते हैं। ये सारे क्या थे यहाँ से यहाँ तक? ये थे स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि इसमें बॉडी रुकी हुई थी। ये भी स्टैटिक था, बट ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी ना, थी ना। और इसके बाद जैसे बॉडी चलने लगेगी फ्रिक्शन एकदम से कम हो जाएगा, करीब मान लीजिए 6 पे आ जाएगा या 5 पे आ जाएगा। इसको आपने बेस्ट महसूस किया होगा, मालूम कहाँ पे? जब आपको घर में कभी कोई बड़ा सा कार्टून या कोई बड़ा सा बोरी खिसकाने को दी गई हो, तो क्या करते हो आप कहते हो कि एक बार बोरी खिसक जाए फिर बीच में कोई मत आना, क्योंकि उसको बोरी को शुरुआत टाइम में हिलाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस करना पड़ता है। एक बार जब बोरी खिसकने लगती है तो फिर तो मजा आता है अपने को, फिर तो अपन उसको कम फोर्स में धक्का देके जहां ले जाना चाहे ले जाए, है ना। स्टार्ट में बड़ी मेहनत लगा करती है, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, है ना। तो ये है, तो इसका ग्राफ देखिए कैसे बनता है। ये है अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल और ये है फ्रिक्शन फोर्स। बोलिए ये समझ। जब हमने 1 दिया तो बदले में क्या मिला? 1। जब हमने 2 दिया तो बदले में क्या मिला? 2। जब 3 दिया तो बदले में क्या मिला? 3। पॉइंट बनाइए, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3। ये देखिए गया, क्लियर?
समझ गया ना। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, जहां तक ये सीधा जा रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन है, Static. स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लिखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एफ एक्सटर्नल। समझ गए ना, जितना एक्सटर्नल लगाओगे उतना स्टैटिक होगा। उसके बाद एक पॉइंट होता है जिस पर स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाता है, ये देखिए ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा, इस पॉइंट पर। समझ गए ना। और जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाता है, फ्रिक्शन थोड़ा सा अमाउंट वाइज घट जाता है Kinetic. और काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाता है। ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गया ना। तो फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर बिल्कुल कांस्टेंट फ्रिक्शन लगेगा। समझ गए, Yes, sir. क्लियर है ना। हाँ सर। यस, तो ये है आपके फ्रिक्शन का ग्राफ। तो भाई इस लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स की अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स की वो वैल्यू जिस समय रेस्ट का इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाता है, जिस समय इक्विलिब्रियम क्या होता है, ब्रेक होता है, या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये थी ना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। आ गया समझ में। Yes, sir. तो ये फ्रिक्शन का ग्राफ है, दिस इज इंपॉर्टेंट। डन, चलिए ओके, ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला टॉपिक आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 पे हम थे, है ना। ये कर लिया था। थर्ड नहीं, 13 नहीं किया था, इसके पहले कर लिया था, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। 13 करना था। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड ड्राइव द लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। States the law of conservation of momentum, drive the third law of motion with the help of this law. Law of conservation of momentum. ये तो हम डिफाइन कर चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हमको करना क्या है, थर्ड लॉ डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ। मतलब हमारे इसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वही इम्पल्स वाला है। नहीं, P F is equals to हाँ, delta dP upon dt. F इज इक्वल्स टू dp बाई dt। अगर F इज इक्वल्स टू 0 होगा तो P इक्वल टू कांस्टेंट होगा। हाँ ये सर, हाँ ये आप बता दीजिए P इक्वल्स टू कांस्टेंट कैसे होगा सर। भाई 4 0 हो गया, हाँ एक्सटर्नल फोर्स 0 है, हाँ तो मैथमेटिक्स में किस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का। बस हो गया, तो P कांस्टेंट होगा। भाई P को कांस्टेंट होना पड़ेगा ना, तभी तो डिफरेंशिएशन 0 आएगा। यस सर। चलिए अब आइए, अब हम क्या प्रूव कर रहे हैं, हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ गए ना, हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब बॉडी का मोमेंटम कंजर्व है, और हमें प्रूफ करना है, न्यूटन डिराइव करना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमें डिराइव करना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। चलिए ओके, अब P1 चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट इनिशियल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज A and B आर P1 वेक्टर एंड P2 वेक्टर रिस्पेक्टिवली। ओके, बॉडी अप्लाइज अ फोर्स on A that is equals to F12 and body applies A on force F21 that is equal to F21 on B due to interaction of change in momentum delta P1 plus delta P2 but by the law of momentum is equal to conservation of momentum। इतना हो गया, ठीक है। चलिए 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 इसको क्लियर करता हूँ मैं आपको। देखिए ये थोड़ा सा जल्दबाजी में लोगों ने किया, मैं इसको आपको अच्छे तरीके से बता देता हूँ। मान लो बेटा कि आपके पास दो बॉडी है, एक बॉडी है A और एक बॉडी है P। बेटा मान लो ये u वेलोसिटी से आ रही है बॉडी, u1 ये इसको मान लो v1 वेलोसिटी, क्या मान लो v1, और ये बॉडी B है, इसकी वेलोसिटी है बेटा v2, ठीक है ना। तो देखिए अब इसका मोमेंटम कितना होगा, इस बॉडी का मास है m1, तो m1 v1, और इस बॉडी का मास है कितना m2 v2। ये बॉडी का मोमेंटम m1 v1 और इस बॉडी का मोमेंटम m2 v2। अब ये दोनों आपस में टकरा गई, अपने आप जारी थी, कोई किसने कुछ नहीं किया, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, कोई इनको कुछ नहीं कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, इसकी भी कांस्टेंट इसकी भी कांस्टेंट, बट ये तेज रही होगी ये स्लो रही होगी, यकीनन तभी तो टकराई होगी। ये जाके टकरा गई, टकराने के बाद ए की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वो तो नहीं जाएगी, मान लीजिए नई वेलोसिटी हो गई v1 डैश, तो नया मोमेंटम कितना हो जाएगा m1 v1 डैश, और इस वाले का मोमेंटम नए वाले का भी चेंज हो जाएगा b, इसकी वेलोसिटी मान लो कितनी होगी v2 डैश, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया m2 v2 डैश। समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या है। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम P इनिशियल मान लो भाई, P इनिशियल इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 that is equals to what we can write m1 v1 plus m2 v2 हुआ ना, m1 v1 plus m2 v2।
टकराने के बाद जो फाइनल मोमेंटम आया है वो भी है p1 डैश प्लस p2 डैश। टकराने के बाद जो मोमेंटम है वो है क्या, p1 डैश प्लस p2 डैश Yes. इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। क्लियर हुआ? मान लीजिए टक्कर वक्कर में लगा है कितना, डेल्टा टी टाइम, कितना लगा है, डेल्टा टी। ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, कहता है ना, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है ना। मतलब मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या, मान लीजिए देखिए आपके पास इनिशियल मोमेंटम आपके पास है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, होगा जी, Yes, sir. है ना, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, है ना। ये मैं इजी तरीके से बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज उसको भी बता दूंगा मैं, आपको जो अच्छा लगे फिर आप कर लेना। फिर इसको इधर चलिए। उधर कर देंगे। हाँ अब देखिए, अब आपको क्या बनाना है, फोर्स बनाना है, हाँ, sir. m1 v1 m2 v2। बेटा इसको इधर लेकर के आइए, m1, V1 माइनस एक मिनट एक मिनट, इसको एक काम करिए, हाँ ठीक है। m1 ये है अपने पास, देखिए m1 v1 माइनस m1 v1 डैश इक्वल्स टू m2 v2 डैश माइनस m2 v2। ये सुनो, देखिए यहाँ पे आपके पास है m1, अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लें, m1 भी कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, देखिए माइनस साइन कॉमन लेने पर ये पहले आ जाएगा v1 डैश माइनस v1। बोलिए ये सुनो, अरे भाई माइनस साइन कॉमन ले लिया आपने ना, तो v1 डैश प्लस में चला जाएगा Yes, sir. और v1 माइनस में चला जाएगा, और यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। m2 कॉमन ले लिया, v2 डैश माइनस कितना v2, आया समझ में ना। दोनों तरफ आप टाइम का डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ किसका डिवाइड कर दीजिए, टाइम का, व्हाट इज डेल्टा टी, और यहाँ पे डेल्टा टी। ये सुनो, ये क्या है भाई, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पहले बॉडी की Delta माइनस v1 डैश, इनिशियल वेलोसिटी v1, और दूसरे वाले बॉडी की फाइनल वेलोसिटी v2 डैश, और ये क्या डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया, एक्सेलरेशन, acceleration. और मास इनटू एक्सेलरेशन क्या बन गया, फोर्स। Force. तो ये किस बॉडी पर फोर्स है, फर्स्ट बॉडी पर, First body. मतलब दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट बॉडी बिकॉज ऑफ बी, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन ए बिकॉज ऑफ B. बी, ये माइनस साइन आ गया, या बॉडी 1 2 मैंने ए भी ले रखा है, 1 2 भी ले सकते हो, इक्वल टू m2 इनटू डेल्टा वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन, हाँ. तो मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स, दिस इज फोर्स ऑन बॉडी बी बिकॉज ऑफ ए। मतलब इसको यदि माइनस साइन को उधर कर दो तो क्या हो गया, एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। समझ में आया, Yes, sir. यही तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है Equal कि and जितना opposite. इक्वल एंड अपोजिट, एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ बी ए, वेक्टर लगा लीजिए, आगे समझ में ना। तो इस तरीके से इसको अपन कर सकते हैं, एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ बी, क्लियर बन जाएगा ना। सो अब इसको देख लेते हैं, इनका मेथड भी देख लेते हैं बुक वालों का, है ना, ये भी बहुत इजी है, ये वाले मेथड में पूरी फील आ रही है, इसमें थोड़ी सी फील नहीं आएगी। चलिए इनका क्या कहना है, इनका मान लीजिए मोमेंटम p1 p2 है रिस्पेक्टिवली, पहली बॉडी का मोमेंटम p1 है p2 है, इंटरेक्ट करते हैं, दो बॉडी इंटरेक्ट करती हैं, ओके, ये a है ये b है, दो बॉडी, वन बॉडी, इसके इन्होंने 1 और 2 ले रखा है, वन बॉडी है और ये 2 बॉडी है। ए बॉडी का इनिशियल मोमेंटम p1 था p2 था, Yes, sir. ये इंटरेक्ट किया, इंटरेक्ट करने के बाद टक्कर हुई, तो टक्कर होने पर जो ए बॉडी पे फोर्स लगा वो हुआ F12 वेक्टर, और जो बी बॉडी पे फोर्स लगा वो है F21 वेक्टर। समझ में आ गया, F12 वेक्टर F21 वेक्टर। तो हमें प्रूफ क्या लेके आना है, हमें प्रूफ लेकर के आना है कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर, हमें ये प्रूफ लेकर के आना है। चलिए अब देखिए, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ द चेंज इन मोमेंटम आर डेल्टा P1 एंड डेल्टा P2। अब बॉडी टकराई है तो P1 बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज होगा, डेल्टा P1, और P2 बॉडी का कितना चेंज होगा, डेल्टा P2। अब कंजर्वेशन ऑफ लॉ क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ कहता है कि P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट, मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट बना रहता है सिस्टम का, तो इनिशियल मोमेंटम P1 P2 था वो भी कांस्टेंट रहेगा, तो P1 प्लस P2 इक्वल टू कांस्टेंट, बेटा डेल्टा ले लिया तो डेल्टा P1 प्लस P2 इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, 0, है ना, कांस्टेंट में चेंज नहीं आएगा, सो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू 0, यानी डेल्टा P1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा P2, टाइम का डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू क्या होता है, F12, और डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T क्या होता है, F21। समझ में आया, तो ये भी अच्छी मेथड है, ये छोटी है बल्कि,
तो जो आपको अच्छी लगे आप उससे कर सकते हैं। क्लियर हो गया है ना। ये डायरेक्टली मोमेंटम कंजर्वेशन इसमें, इसीलिए ये यहाँ से लोगे पूरा आ जाएगा अपने आप, केवल डेल्टा लेना, टाइम का डिवाइड करना है। डन। Yes. चलिए, सो पुटिंग दीज वैल्यूज इन वन, आगे का है वो। तो अपन ने देखा पुटिंग दीज वैल्यू इज वन, वी हैव F12 is equal to minus F21, hence force applied on a body on A by B is equal to opposite on of B by A. This is Newton's third law of motion. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, स्टेट लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। पढ़िए। Laws of limiting friction. Friction forces always opposes the motion of the body. Its direction is always opposite to the direction of motion. सबको पता है। नेक्स्ट। The limiting friction depends upon the nature of two surfaces. बिल्कुल सही बात है, सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है। समझ में है? क्लियर ना? The limiting force friction does not depend upon the area of contact or shape of two surfaces. Normal reaction is constant. The limiting friction does not depend on the area of contact or shape of the two surfaces if normal reaction is constant. ठीक है ना, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, है ना। चलिए, द मैग्नीट्यूड, नॉर्मल रिएक्शन मतलब कैसे बताते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये बॉडी है, ये सरफेस है, इसके ऊपर आपने कोई ब्लॉक रखा है, तो इसका नीचे का एक्शन फोर्स क्या लगेगा, mg, हाँ सर, और ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा r। बोलो यस और नो। अब ये बताओ, आपने इसके ऊपर एक ब्लॉक और छोटा सा रख दिया, तो इसका फोर्स mg से और बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। तो नॉर्मल रिएक्शन और बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सी सिचुएशन में, पहले वाले में ज्यादा लगता है कि दूसरे वाले में? दूसरे में ज्यादा दूसरे weight में, होता क्योंकि है। नॉर्मल रिएक्शन बड़ा हो गया है, वेट ज्यादा हो गया है। समझ गया? बट वेट फोर्स ये लग रहा है mg यहाँ है, उसको वेट से मतलब नहीं है, उसको नॉर्मल रिएक्शन से मतलब है। किससे मतलब? फ्रिक्शन को, नॉर्मल रिएक्शन। तो थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन कहती है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, वही मैक्सिमम वैल्यू, जो भी रूल्स लगेंगे लिमिटिंग पे ही लगेंगे बेटा, है ना, सारी कैलकुलेशन लिमिटिंग पे। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये समझ गए? तो इक्वल कर दो, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू कितना, आर। म्यू एस मतलब वही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, या कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया। म्यू एस इंटू आर, वेयर म्यू एस इज द कांस्टेंट बेटा, तो म्यू एस की वैल्यू निकाल लो, तो म्यू एस इक्वल टू कितना आ गया, एफ एस बाई आर। एफ एस मतलब फ्रिक्शन फोर्स, आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन। पढ़ो 10। Thus, the ratio of limiting friction and normal reaction is called coefficient of static friction. Yes, very important. Thus, the ratio of limiting friction and normal reaction is called coefficient of static friction. इस तरीके से जो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो होता है उसे हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डन। अब अगला टॉपिक है डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज एंड प्रूव दैट दे आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है ना, अब हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज की बात कर रहे हैं। देखिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज हम देखते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या हुआ करता है। इसको अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये देखिए, ये कोई बॉडी है आपके पास में, ये कोई बॉडी रखी हुई है, ये इसका क्या है, mg, नीचे की तरफ। ओके, ये आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस बॉडी को पुल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पुल कर रहे हो। ये इसका बेटा क्या जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। बोलो यस सर। और यहाँ पर इसका जाएगा बेटा फ्रिक्शन फोर्स। बोलो यस सर। अब नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट यहाँ कहीं पर जाएगा। हाँ सर, ये रिजल्टेंट आर मान लो, आर नहीं मान लो, इसको कुछ भी मान लो, ये आर है, इसको आर डैश मान लो। क्या मान लिया आपसे? आर डैश। क्लियर हो गया? हाँ सर। अब ये जो रिजल्टेंट गया है आपका, किसका किसका, नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शन का, ये जो एंगल बनाता है किसके साथ, नॉर्मल वेक्टर के साथ।
मतलब रिएक्शन के साथ ये जो एंगल बनाता है इस एंगल को बोलते हैं बेटा अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मतलब जो रिजल्टेंट के साथ बना है, रिजल्टेंट के साथ, नॉर्मल रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ बना है, इसे बोलते हैं अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कैसे निकालेंगे? पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो। कर दिया कंप्लीट? या फिर ट्रायंगल लगा दो। हाँ, ट्रायंगल रिजल्टेंट, हाँ वो उससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन को ये एंगल निकालना है। अपन को क्या निकालना है? एंगल। तो ट्रायंगल लॉ से एंगल निकालने से बेटर है अपन इस लॉ से निकालें, पैरेललोग्राम से। तो देखिए tan लैम्डा, tan लैम्डा इक्वल टू देखो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा? ये होगा। यस सर। ये किसके इक्वल है? एफ आर के, है कि नहीं है? एफ आर फ्रिक्शन फोर्स अपॉन बेस। बेस क्या बन जाएगा बेटा? आर आर बन जाएगा ना? हाँ सर। एफ आर अपॉन आर। क्लियर हुआ? सो tan लैम्डा इज इक्वल्स टू एफ आर बाई आर। एफ आर बाई आर बेटा, एफ आर क्या होता है? म्यू एस इंटू आर, अभी पढ़ाया, हाँ अपॉन आर। आर से आर कैंसिल, तो आंसर म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू क्या? tan ऑफ लैम्डा। तो क्या साबित हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के tan के इक्वल होता है। समझ गया ना? तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू tan टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना? क्या लिखेंगे? लिखो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू, वहीं पर लिख लो बुक में, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ, नेक्स्ट पेज, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टेंजेंट के इक्वल होता है। ये क्या लिखा है? tan लैम्डा, हाँ तो इसको यही लिख लेना लैम्डा। लैम्डा का नाम लिख लेना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। डन? ओके, यस। हाँ, देख क्या लिखा है? द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, द एंगल बिटवीन, सॉरी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन। द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड ये द, बताइए हर जगह टेन यूज क्यों होता है सर? कोई भी जो स्लोप एक्चुअली मीनिंग देता है वो tan ही देता है, ना साइन देता है ना कॉस देता है। आप अपने बेस से कितनी हाइट पर है वो tan ही देता है। समझ गए ना? h विद रिस्पेक्ट टू b, तो बेस के रिस्पेक्ट में आप कितनी हाइट पे हैं, tan ही तो देगा। समझ में आया ना? यस सर। देखिए द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन। क्या कह रहा है? रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन कहाँ गया था? यहाँ गया था, इस तरफ गया था। यस सर। और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ गया था? यहाँ गया था। हाँ सर। इनके बीच का रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ गया था, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ गया था, इनके बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और अभी अपने प्रूफ कर दिया म्यू स्टैटिक इक्वल्स टू tan लैम्डा। आ गया समझ में? यस सर। अब पढ़ते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, ठीक ना? अब आइए देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। देखिए ये मान लीजिए ये एक्चुअली ये लगता है इंक्लाइंड प्लेन पे। मान लीजिए कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है और ये बॉडी जस्ट गिरने ही वाली है। बोलिए ये सर, बॉडी क्या है? जस्ट गिरने ही वाली है। तो ये एंगल कितना है बेटा? थीटा। ये एंगल थीटा है। ये बॉडी जस्ट गिरने ही वाली है। पहले बॉडी मान लो ये एंगल ऐसा था, ये ऐसा था, थोड़ा कम था, ऐसा था, ये बॉडी रखी थी, बॉडी बड़े मजे में थी, बिल्कुल नहीं गिरती। आपने हल्का सा उठाया, नहीं गिरने वाली, और थोड़ा सा उठाया, नहीं गिरने वाली, बट थोड़ा सा उठाया, बॉडी जस्ट गिरने ही वाली है। उस समय ये जो एंगल बनेगा, समझ गए ना? मतलब इक्विलिब्रियम जिस समय एकदम अंत पे होगा अपने, बस टूटने ही वाला होगा इक्विलिब्रियम, बॉडी मोशन में आने वाली होगी। समझ गया ना? जैसे मैं तुम्हें यहाँ लटका दूं, तुम बोलो नहीं 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 मत उठाओ मत उठाओ मत उठाओ, तो अब तुम बोलने लगो बस अब 1 डिग्री भी मत उठाना, नहीं मैं गिर जाऊंगा, स्लिप हो जाऊंगा। एंड बिल्कुल शुरुआत में तो मैं उठाऊंगा तो तुम मजे लोगे, कुछ नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मगर एक समय आएगा बस तुम गिरने वाले हो, फिसलने वाले हो। तो उस समय जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या निकलता है? एंगल ऑफ रिपोज। तो देखो बेटा अब कैसे काम होगा, ये नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg अधिकार, समझ गए ना? उसका mg ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड वेट लगेगा।
अब mg लग गया बेटा। बेटा जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ना वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ये देखो, ये लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। बोलो यस और नो। यस सर। अब ये एंगल थीटा होता है तो नॉर्मल रिएक्शन, ये जो एंगल बनता है बेटा ये भी थीटा होता है। तो mg का कंपोनेंट थीटा डायरेक्शन में क्या टूटता है बेटा? mg cos थीटा। हाँ, टूट गया। और ये कंपोनेंट क्या टूटेगा? mg sin थीटा। बिल्कुल सही। ये कंपोनेंट टूटेगा mg sin थीटा। समझ में आ गया? mg sin थीटा। अब बॉडी कहाँ नेचुरली किस तरफ खिसक रही है? इधर की तरफ आ रही है बॉडी खिसक के। इसकी मोशन इस तरफ बॉडी की v वेलोसिटी से मोशन करना चाह रही है। समझ में आया ना? तो अगर ये mg sin थीटा लग रहा है तो इसके इस तरफ क्या लगेगा बेटा? फ्रिक्शन फोर्स। हाँ सर। Fs पुल आएगा, लगेगा। हाँ। चलो अब देखिए, अब यदि बॉडी बिल्कुल रुकी हुई है, मतलब अभी चल नहीं रही है, इक्विलिब्रियम टूटा नहीं है, एकदम लास्ट एंड पे है, तो बॉडी रुकी हुई है, मतलब ये फोर्स किसको बैलेंस कर रहा होगा? इसको। और ऊपर वाला किसको बैलेंस कर रहा होगा? नीचे वाले को, है ना? तो मतलब एट इक्विलिब्रियम आर सॉरी एफ एस इक्वल टू क्या? mg sin थीटा। या मैं लिख सकता हूँ आर एफ एस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू mg sin थीटा। बोलो यस। Fs ये स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, समझ गया ना? सरफेस पे लग रहा है ना? लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की Fs इक्वल टू mg sin थीटा। डन। एंड R इक्वल टू R किसको बैलेंस करेगा? mg cos थीटा। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इसको नंबर 1 ले लीजिए और नंबर 2 ले लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। mg से mg कैंसिल, Fs बाई R इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी कि tan थीटा। समझ गया ना? tan थीटा। याद रखिएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैंने लैम्डा लिया था, है ना? अब मैं एंगल ऑफ रिपोज क्या ले रहा हूँ? थीटा, tan थीटा। आ गया? तो मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल्स टू Fs अपॉन कितना? R। Fs क्या होता है भैया? म्यू R। Fs इक्वल टू क्या होता है? म्यू s इनटू R। पढ़ा है ना स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये कितना? R। R से R मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना है? म्यू इनटू s। अभी हमने क्या पढ़ा था इसके पहले? अभी हमने इसके पहले पढ़ा था कि tan लैम्डा होता है म्यू इनटू s के, और अभी हमने पढ़ लिया tan थीटा म्यू इनटू s के। बोलो हाँ। म्यू इनटू s के। तो जब भैया दोनों tan लैम्डा भी म्यू s के इक्वल होता है, tan थीटा भी म्यू s के इक्वल होता है, इसका मतलब tan थीटा और tan लैम्डा आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। tan से tan एलिमिनेट हो गए, आंसर थीटा इक्वल टू लैम्डा। मतलब एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपस में क्या होते हैं? इक्वल। ये डेरिवेशन को आ सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट। अरे आता ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो प्रूफ करने को आता है कि प्रूफ करिए एंगल ऑफ रिपोज इक्वल्स टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया? क्लियर हो गया? फोटो लीजिए इसकी, है ना? एंगल ऑफ रिपोज। ये आप उस पे नहीं डालोगे यूट्यूब पे? हाँ डलेगा ना, लेक्चर आप डलेगा। एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है। क्लियर हो गया? हाँ सर। तो एंगल ऑफ रिपोज जो होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है। डन डन। क्लियर ना? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको शॉर्ट में लिख दिया गया इस बुक में, तो अपन उसको भी देख लेते हैं। यस ये देखिए, हाँ व्हाट एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? पढ़िए। व्हेन अ बॉडी इज लिमिटिंग इन बस लिमिटिंग के लिए देखिए ना, कितना प्यारा वर्ड है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम की मतलब लास्ट लिमिट, बस इक्विलिब्रियम टूटने वाला एक हद तक, है ना? एक हद तक इन है इंक्लाइंड प्लेन, देन द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल। उस समय प्लेन का इंक्लिनेशन किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव ये एंगल है ना? एंगल को इंक्लिनेशन बोलते हैं, इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो अपन ने क्या पढ़ा था? म्यू एस इक्वल टू tan थीटा। बनाया ना, प्रूफ किया ना? तो डायरेक्ट लिख दिए। हाँ। अभी प्रूफ भी है इसका, डोंट वरी। बाय इक्वेशन 1 and 2 tan थीटा इक्वल टू tan लैम्डा, तो थीटा इक्वल लैम्डा इक्वल्स टू थीटा। सो व्हाट दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। तो इसलिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होता है। चलिए ठीक है ना? अब देखिए ये पढ़ा रहे हैं, हमने पढ़ा दिया। जो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? प्रूव दैट द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हाँ तो क्या प्रूव करना है? प्रूव करो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेंजेंट लैम्डा का tan किसके इक्वल होता है? म्यू एस के। करवा चुका मैंने अभी प्रूफ आपको, ठीक ना? ये लैम्डा बताया था मैंने। चलिए करिए, पढ़ दीजिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन। पढ़िए एंगल ऑफ फ्रिक्शन। Angle of friction, the angle between the resultant of limiting force and the normal reaction is called angle of friction. हाँ
रिजल्टेंट फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन के साथ, लिमिटिंग फ्रिक्शन के रिजल्टेंट फोर्स के साथ नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लेट Let the body is in the position of limiting force on a surface. लिमिटिंग फ्रिक्शन, Limiting friction on a surface. Hmm. Now complete the parallelogram OACB. Hmm. OCB represent the resultant of F and R. Hmm. Angle of friction equals to angle AOC equal to lambda. Now in right angle triangle OAC. Hmm. Tan lambda equals to AC upon OA equals to OA upon OB. इक्वल टू OB अपॉन OA, OB upon क्योंकि OA. OA जो AC जो हो जाएगा AC OB के इक्वल हो जाएगा और जो अपने पास OA है वो BC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो OA की जगह OA रहने दो, पूरी कर देंगे। फ्रिक्शन अपॉन R. हाँ, इक्वल टू FS अपॉन R, ठीक है ना। इसकी जगह आ गया FS और इसकी जगह है R। डन। FS की जगह वैल्यू क्या है, म्यू इनटू R। हाँ, FS इक्वल टू म्यू इनटू R, तो R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो अपने पास बन जाएगा ओनली म्यू S। चलिए पढ़िए। Coefficient of friction is equal to tangent of angle of friction. ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज। Prove that the tangent of angle of repose is to इक्वल टू equal to